प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब के जो ज़मीनी इंतखाबात हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ख़ासतौर पर गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से कि 22 जुलाई को इंतखाब होगा। अब सारा दारोमदार जो है वो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात पर है। यही वजह है कि जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने भी अपनी मुहिम तेज़ कर दी है और पार्टी की क़यादत ने भी उनको सपोर्ट करने का जो सिलसिला है उसमें तेज़ी देखने में आ रही है। आज इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में एक जलसा कर रहे हैं जो बज़ाहिर बराह रास्त ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मुल्क में उनका स्टांस है वो समझते हैं कि पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसके ऊपर से फ़र्क पड़ेगा और उसमें तेज़ी लेकर आएंगे। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जो हैं वो लाहौर में अपने जलसों का आगाज़ कर रही हैं। आज PP 167 में वो एक जलसा कर रही हैं और कल और परसों के जलसों का शेड्यूल भी उनका तय हो चुका है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और फिर जो हम देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो साहिवाल का हो, झंग का इलेक्शन हो, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ का इंतखाब हो, चाहे लोधरा में हो, मुल्तान में हो, तो वहाँ पर जो जलसे होने जाने आने वाले दिनों में इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं कि सियासी जमातें क्या सोच रही हैं और पंजाब की वज़ारत आला जो है उसके लिए किस जमात को कितनी सीटें दरकार हैं और उसके लिए वो क्या करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल यह भी है कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या सोचकर आखिर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस जुलाई को जो इंतखाबात हैं उसके लिए रजामंदी जाहिर कर दी। उनके जहन में क्या है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत उनको एतमाद है कि तहरीक इंसाफ उनको 15 सीटें निकाल कर दे देगी वज़ीर आला बनने के लिए, या वो खुद पर भी इंहिसार कर रहे हैं कि जोड़ तोड़ के सिलसिले में वो अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं? तो ऑप्शन उनके पास क्या है? मेरे साथ आलिया हमजा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। और हमारे साथ जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामद कहता हूँ। बरेलवी साहब, आपसे ज़रा ये ज़मीनी इंतखाबात पंजाब के बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्या देखते हैं आप इनका नतीजा आते हुए? इमरान खान समझते हैं कि उनका नज़रिया इस वक्त बड़ा पॉपुलर है, वो मेजॉरिटी जो है वो पंजाब से ले सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत समझती है कि वो भी हुकूमत है। तो क्या देख रहे हैं आप? तो ये मैं अपने आप तहरीक इंसाफ और हमारे नून लीग के बड़े सीनियर और सीजन रहनुमा बैठे हैं और यकीनन इनका अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन मुझे ये एक पहलू से इस पर अपना एक बात कहनी है और वो ये कि मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था कि अब जो है हमारी पार्लियामेंट जो है वो हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों में चले। यानी ये इस्तेहकाक गवर्नर का होता था कि असेंबली का इजलास कब होगा, किस वक्त होगा, कब मुलतवी होगा। इसी तरह नेशनल असेंबली का इजलास प्रेसिडेंट तय करते थे कब होगा, किस वक्त होगा और वो मुलतवी होगा। हमने वो तमाम इख्तियारात हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों को कबूल कर दिए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी हमने साइड में रख दिया। वक्ती तौर पर तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन ये रिवायत जो पड़ गई है कि अब हाई कोर्टें और सुप्रीम कोर्टें फैसला करेंगी और अल्लाह माशाल्लाह आपको इल्म है कि हमारी कोर्टों का माजी में जो है वो क्या किरदार रहा है। दूसरे ये ज़िमनी इलेक्शन दोनों जमातों के लिए बड़े अहम है, क्योंकि अगर आप यानी अगर मैं फिगर में जाऊं, नून लीग का दावा है कि उनके एक साथ 178 हैं, इनके 173 बनते हैं। इन 25 अरकान में यानी 186 गालिबन चाहिए। 15 बुनियादी बात यह है कि 3 साल पहले इन तमाम नशिस्तों में PTI इलेक्शन जीती थी। अब यानी अगर उस एतबार से कहें कि जी मोरसी या रवायती नशिस्तें, यानी अगर ये नून लीग की समझी जाएंगी, मुझे नहीं उनको उससे पहले शायद ये नून लीग या पीपल पार्टी की बात हो, तो अगर इसमें से 12 नशिस्तें भी जो है वो अगर 12 या 13 नशिस्तें अगर PTI ले जाती है तो उसके 86 हो जाएंगे। दूसरी तरफ यही सूरत-ए-हाल होगी। तो इस एतबार से पंजाब का इलेक्शन कई एतबार से बड़ा अहम है और मुझे सिर्फ खतरा ये है जी, और खुदा ना करे ऐसा ना हो कि इलेक्शन बहुत हसास है। दोनों इस बात की कोशिश करेंगे और फिर लाहौर का जो खास तौर पर मुझे जरा वो है कि अगर इन सीटों को जीतने के लिए उनके कारकुन मुश्तइल हो गए और उन्होंने उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया तो फिर उसके बाद ज्यादा सूरत-ए-हाल खतरनाक होगी, जैसा कि हमारे यहाँ रिवायत है। इसलिए ये जो इलेक्शन जो है इसको महज इलेक्शन न समझ जाए और मैं जरूर ये समझूंगा कि गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी गालिबन इस इलेक्शन के लिए करनी पड़ेगी। और एक बार फिर मैं यही कहूंगा आपसे कि ये रिवायत कोई अच्छी नहीं डाली गई कि अब हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों के जरिए कौमी असेंबली के इजलास बुलाए जाएं। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं इससे पहले आलिया हमजा साहबा के पास आऊँ, जो जाफर इकबाल साहब हल्कों में कैंपेन में मौजूद हैं, झंग में इस वक्त हैं, तो चोई साहब यहीं से ज़रा शुरू कर लेते हैं झंग से ही।
125, 127 दोनों जगहों पर क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? कहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, कहां पर आसान लग रहा है मुकाबला आपको? बहुत शुक्रिया जी। चैलेंज तो इलेक्शन चाहे काउंसलर का हो और चाहे वजीर आजम का हो, इलेक्शन चैलेंज होता है, क्योंकि आपने लोगों के दिल जीतने हैं, लोगों की राय जीतनी है, तब जाके आपको वो सीटें मिलेंगी और आप जो है इक्तदार में आ सकेंगे और आप कामयाब हो सकेंगे। रही बात चैलेंजिंग इस लिहाज से कि कैंडिडेट क्या है और पार्टीज का मौकफ क्या है, तो उस लिहाज से मैं पिछले 9 दिन और आज 10वां दिन कह लें कि जंग के दोनों हलकों में बहुत डीपली घूमा भी हूँ, कैंपेन को डिजाइन भी किया है और उसको आगे लेके भी चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की आवाज पे और मियां नवाज शरीफ के निशान पे लोग भरपूर साथ दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं और हर आने वाला दिन। तो चौधरी साहब, जब आप जाते हैं हलकों में तो लोग महंगाई का जिक्र कर रहे हैं या पेट्रोल की कीमत 250 रुपए लीटर होने का जिक्र कर रहे हैं? बेशक जी, 100% जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग इस महंगाई का जिक्र नहीं करते, लेकिन लोग साथ ये भी जिक्र करते हैं कि आपने बहुत भला किया जो आपने ओपोजिशन जमातों को साथ मिला के और ये 3.5 साल में जो हशर किया इमरान खान साहब ने, उनसे जान छुड़वाई। लोग ये भी जिक्र करते हैं कि हमारी गंदम जो हमने इकट्ठी कर रखी थी 2018 तक, वो बेच दी इमरान खान ने और महंगे दामों गंदम बाहर से खरीदते रहे। लोग सब कुछ जानते हैं। लोग ये जानते हैं कि 2018 में डीएपी खाद की बोरी 2400 रुपए में मिल रही थी और वो 12,000 तक पहुंची। लोग ये जानते हैं कि वो 12,000 रुपए वाली डीएपी की खाद की बोरी भी लाइनों में लग के और डंडे खा के लेनी पड़ी। लोग ये जानते हैं कि इमरान खान साहब ना तो पंजाब का नज़्मो नक्श संभाल सके, बुज़दार साहब की तो ग्रिप लाहौर के अंदर नहीं थी, वजीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं थी। लोग तो शुक्र ये कर रहे हैं कि दोबारा वो लोग आएंगे जिन्होंने 2013 में एक चैलेंजिंग सिचुएशन में मुल्क लिया था, तब भी यही सूरत हाल थी। लोड शेडिंग का आप देख लें, दहशतगर्दी का देख लें, सियासी इस्तेहकाम का, और अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ उन तमाम चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुए और उनको फेस किया, उनको हल किया और 2018 में वो पाकिस्तान दिया जिसमें सियासी इस्तेहकाम भी था, महंगाई भी नहीं थी और वाफर आपके पास चीनी कह लें, गंदम कह लें, सारी चीजें आपके पास मौजूद थी। और लोग ये तवक्को करते हैं कि जो आज बजट हमने दिया है फेडरल का और प्रोविंस का, इसको इस्तेमाल करने के बाद अगले 5-6 माह के अंदर हम बहुत बेहतरी लेके आ सकें। ठीक है, राइट सर। चलें, आलिया हमजा साहबा, ये बताइए कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनका बयानिया इतना मकबूल है कि वो ये इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे, अपने बयानिया के जोर पर जीत जाएंगे और वो जिसको भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा, लेकिन क्या देहातों में सूरत हाल मुख्तलिफ मालूम होती है? देहातों के अपने डायनामिक्स हैं। कई ऐसे इलाके और हल्के हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से भी लोग नाला नजर आते हैं, या कहीं पर जो टिकटें हैं वो बेहतर उम्मीदवार को नहीं दी गई। तो एक्सपेक्टेशन क्या है, जरा इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, मगर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, वापस आते हैं इस पर तफसील से जरा बात कीजिएगा ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आलिया हमजा साहबा, ये बताइए कि आपकी कैलकुलेशन क्या है, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 20 में से कितनी सीटें चाहिए और कितनी सीटें आप जीतने की पोजीशन में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद साहब। असद साहब, अभी आपने देख लिया कि अवाम की अदालत लग चुकी है, इनके खिलाफ मुल्क की एहतजाज शुरू हो चुका है और जिसका जो कैप्शन है वो यही है कि चोरों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ। अभी मैं उस पर तो बाद में आऊंगी, पहले मैं अपने भाई की बात का जवाब दे दूं जो इन्हें याद आ रही थी। आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यूरिया की प्राइस में 450 रुपए एक बोरी में इजाफा किया गया। डीएपी की प्राइस ये खुद इजाफा करिए, ये मैं किसी की बात नहीं बता रही कि जी ब्लैक में अभी क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा, उसमें तकरीबन 2750 रुपए इजाफा किया गया। जरा इनकी में 13 साला महंगाई का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो सीपीआई जिस पर ये बाहर निकलकर ये महंगाई मुकाओ एहतजाज करते थे वो 11% था और आज सीपीआई इस वक्त 22% पर आ गए।
SPI की अगर हम बात करें 14% के ऊपर, ये यहाँ पर सिंध से एक जलसी शुरू हुई थी, लाहौर से दूसरी जलसी शुरू हुई थी और उस पर लिखा हुआ था इतना बड़ा बड़ा महंगाई मुकाओ, और आज SPI 32 पर आ गए और WPI यानी वीकली प्राइस इंडेक्स 38% पर आ गए। अब आप मुझे ये बता दें, अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर है और यहाँ पर मेरे भाई आकर ये कह रहे हैं कि अवाम इनके लोटे निकल नहीं सक रहे अपनी कैंपेन करने के लिए पंजाब के अंदर। वहां पर कहीं पर 14-14 घंटे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है देहातों में जाकर। उसके अलावा किसान रुल गया है, ना उसे डीजल मिल रहा है, ना उसे पानी मिल रहा है, ना जहां पर वो मुनारिफ खाद अराकीन जो है लेकर जिनको आ रहे हैं। टिकट दिया वो कैंपेन करने के लिए निकल नहीं रहे। आलिया साहबा, देहातों के जो हल्के खास तौर पर वहां पर मजबूत तौर पर कैंपेन चल रही है और डायनामिक्स मुख्तलिफ है। आप सुन तो लें, ये कल नजीर चौहान वाले हलके में क्या हुआ है। अब वो बासित सुल्तान की आपने स्टेटमेंट आज की क्या पढ़ी है, वो क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं वहां पर। ये सारे इन्हीं के कैंडिडेट्स हैं ना, हमारे कैंडिडेट्स तो नहीं है। हमें तो ये पता है कि हम हलकों में जब डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं तो अवाम गालियां निकाल रही है इन लोगों को। अवाम लिटरली इनके हाथों इतनी तंग है और वो रो रो के बद्दुआएं दे रही है इनको कि कब वो वक्त आएगा जब ये इक्तदार से जाएंगे, जो मुसल्लत करता है। तो मुझे तो सिचुएशन ये लग रही है कि इंशाल्लाह PTI क्लीन स्वीप करेगी। और ये यहाँ पर ये जो कल ही फैसला हो गया था, जो भी हुआ है इधर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अब तो सिर्फ हम 17 जुलाई का वेट करें ताकि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये अनाउंस हो जाए कि पंजाब से इनका जो सूरज है ना इक्तदार का, वो हमेशा के लिए गरूब हो चुका है और उसके बाद अगली बारी वफाक की आएगी। मैं सिर्फ एक बात, लेकिन आलिया साहब एक खदशा है जिसका भी इजहार भी किया गया यहाँ पर कि अगर आप ये अपनी मतलूबा तादाद में सीटें नहीं जीत पाते तो आप अगेन सड़कों पर आएंगे, आप कहेंगे जी धांधली हो गई है, आप उन नताइज को तस्लीम करेंगे जो नताइज आएंगे। देखिए मेरी एक बात सुने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर कोई तस्लीम करेगा, लेकिन अगर आप RTS पहले की तरह पहले भी बैठा है, आपको भी पता, और उसका नुकसान PTI को हुआ था, इनको नहीं हुआ था, उसका नुकसान PTI को हुआ था। 15 से 20 सीटें थी जो हम 500 से 1000 के मार्जिन से हारे थे और वो हराई गई थी। ख्वाजा आसिफ का हल्का मुझे आज तक याद है, रात को फोन कॉल के ऊपर कैसे चेंज हुआ था। लेकिन मैं जो दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ, हम तो नहीं गए थे, हम तो पहले नहीं गए थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर सोमोटो किसने लिया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था। और किसके कहने पर लिया था? इनके कहने के ऊपर लिया था। तब किसी को पार्लियामेंट की सुपरमेसी याद नहीं थी जब ये कहा गया था कि जो रूलिंग स्पीकर ने दी है वो रूलिंग ठीक नहीं है, उस पर सोमोटो सुप्रीम कोर्ट ले। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर इनको डाइस पर पूछा था तब वो वक्त इनको याद नहीं है। ये वो वक्त इन्हें याद नहीं है जब ये कहा गया था अदम एतमाद इतने बजे से इतने बजे तक होगी और वोटिंग होगी, आज के दिन होगी, सेशन एडजर्न नहीं हो सकेगा। ये रवायत तो इन्होंने डाली है। जो आज तक पार्लियामेंट की बात करते थे, सबके सामने रवायत तो इन्होंने डाली है। लाहौर हाई कोर्ट से 15 फैसले हमारे अगेंस्ट आए, एक फैसला रोते पिटते, और वो भी आपको पता है 15-15 दिनों की इन्होंने हमें डेट्स दी हियरिंग के अंदर, जो एक ओपन एंड शट चीजें थी उनके ऊपर। और अब जब जाकर कल जो बात हो रही है, और कल भी हमें अभी भी हम कहीं से ये मानने को तैयार नहीं है। और माशाल्लाह से खैर ये तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि वो गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला भी हैं और अबूरी वजीर आला भी हैं। कब तक वो रहते हैं वो 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला अवाम निकल कर फैसला कर लेगी। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, जाना अवाम की अदालत में है, आखिर इन्हें अवाम की अदालत में ही जाना पड़े। यही हम बार बार कहते हैं, एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जिसको अवाम की बैकिंग हो। और आज सारे ये नज़ारा देख रहे हैं कि अवाम किसके साथ खड़ी है। हर शहर में अवाम निकल रही है और सिर्फ इन चोरों लुटेरों के अगेंस्ट निकल रही है ये, और इस पर निकल रही है कि जो आकर इन्होंने अजाब मुसल्लत कर दिया है अवाम के ऊपर, चलता हुआ अच्छा खासा पाकिस्तान। और अब ये देखें इन्होंने उजाड़ के रख दिया उस पाकिस्तान को कि क्या हालत हो रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी इस महीने की 24% गिर गई है, रेमिटेंसेस 26% यहाँ पर गिर गई हैं। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर बंद हो रही है। IT का पहली दफा 10 माह के बाद IT के एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गई है। बाकी जो हालात हैं, आज वो जो मोबाइल के हमने कारखाने लगाए थे वहां से 2 कारखानों ने अपने बंदों को ले ऑफ करना शुरू कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से
ऑलरेडी आप ये सुन रहे हैं कि लोगों को उन्होंने बेरोजगार करना शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट इन्होंने तबाह कर दिया, रुपया किस कदर बेकदर कर दिया। और हर सही है आलिया साहब, लेकिन जब आप हल्कों में जाते हैं ना तो दोनों तरह की राय मौजूद है। जो पीएमएलएन का सपोर्टर है वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सब करके गई है, जो पीटीआई का सपोर्टर है वो मानता है कि जी ये मौजूदा हुकूमत आके कर रही है। तो ये दोनों तरह की, चूंकि मैं बात ही इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में कर रहा हूं, तो हल्के के अंदर ये दोनों तरह की राय मौजूद है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो बरेलवी साहब के सामने मैं रखना चाहता हूं। जी मैं बता दूं, अब मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्शन है, देखिए असल एक तो बात ये सही है बरेलवी साहब, ये बताइए कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये बयानियों का इलेक्शन है महज क्योंकि हालात इस नौयत के बने हुए हैं, या ये उन्हीं डायनामिक्स पर इलेक्शन होना है जिस पर हमेशा हुआ करता है पाकिस्तान में? असर एक तो बात बहुत वाजे ये है, हमारे दोनों को जो महंगाई पे गुफ्तगू कर रहे थे कि इलेक्शन में महंगाई पाकिस्तान का इशू नहीं है, आवाम का। महंगाई पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते, वरना जो महंगाई का आलम पीटीआई का था, आज पेट्रोल क्या है 240 हो गया ना, और भी चला महंगाई कह लें आप या करप्शन कह लें, इस पर लोग सड़कों पे नहीं निकलते, इस पे तब्दीलियां नहीं आती। हमें पता है और आलिया बीबी को भी पता है, चौधरी साहब को भी, वो कौन से मुहर्रिकात होते हैं, कौन से लोग पीछे होते हैं जो एकदम से 186 को 172 कर देते हैं, 168 को 174 कर देते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो तब्दीलियां आती हैं, खासतौर पर ये जो सामने की है, अब ये बताइए ना 174 ये जो इस वक्त जिस पर ये गवर्नमेंट खड़ी है कि कहाँ से आई? दो वोट चौधरी के जो है वो जरदारी साहब लेकर आके, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 5 बाप के 5 आज एमकेएम खड़ी हुई कह रही थी हम इधर से उधर जाने में क्या देर लगती है, यानी अगर 7 अरकान वहां चले जाए हुकूमत आराम से गिर जाएगी। तो इस वक्त भी जो पंजाब में, लेकिन मैं फिर पंजाब की तरफ आऊंगा, ये इलेक्शन बड़ी हद तक अहम है। इलेक्शन कमीशन और खुद जो खासतौर पर गवर्नमेंट और उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अगर इन पर जो 25 पर जहां पर तहरीक इंसाफ जीती है, अगर बिल्कुल इसका पलट आया, यानी अगर इनको 2-3 नशिस्तें मिलेंगी तो शकूक व शुबा जन्म लेंगे। यानी ये नहीं हुआ कि यानी कोई अचानक पीटीआई की मकबूलियत इतनी गिर गई, उसकी 2 नशिस्तें और नून लीग तमाम 18-30 नशिस्तें ले गई जो पीटीआई की हैं। यानी मैं उनके एक मौके बयान करते, तो मेरा ये कहना है कि इस इलेक्शन को, ज़िमनी इलेक्शन को अगर साफ और शफाफ नहीं बनाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर 2023 के इलेक्शन भी जो है एक बहुत उस पर शक और शुबा से देखे जाने लगेंगे। और उससे भी मुझे ज्यादा खतरा और खौफ ये है कि शायद इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये जो अगला, ये जो हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साल शुरू हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ शायद ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जल्द से जल्द यानी इस साल इलेक्शन कराना चाहती है। माशी हंगामी हालात खड़ा करके ये भी हो सकता है कि इलेक्शन 2 और 2.5 साल तक भी चले जाएं, जो इंतहाई खतरनाक बात होगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं, सर आपको बता दूं। ठीक, सही है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सायरा अफजल तारड़ साहबा मौजूद हैं। सायरा साहबा बहुत शुक्रिया। ये हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि जो इलेक्शन पंजाब में होने जा रहा है ये महज 2 बड़ी सियासी जमातों के बयानियों का इलेक्शन है, या इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं, महंगाई का फैक्टर भी है, पेट्रोल का फैक्टर भी है, लोड शेडिंग का फैक्टर भी है, या फिर हल्के के जो मसाइल होते हैं जिसमें सड़कें नहीं बनी, काम नहीं हुए, जी हुए हैं या कम हुए हैं, ये तमाम चीजें भी इसमें शामिल होंगी, या 80% इसमें जो रोल है वो बयानियों का होगा? सायरा साहबा, देखिए मैं खुद जंग के ज़िमनी इलेक्शन में हूँ जी, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शन है ना, ये एक चीज पे खड़ा है, और वो ये है कि क्या इमरान खान की हुकूमत जो थी वो इस मुल्क के लिए बेहतर थी या मुस्लिम लीग नून की और पीडीएमए की जो मौजूदा हुकूमत है। ठीक ठीक, 3.5-4 साल उन्होंने हुकूमत की, जो मुल्क के हालात हुए जो भी थे, मतलब मैं हैरान होती हूँ कई दफा देख के कि इदारों का जिस तरह सत्यानाश हुआ, जिस तरह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और उसके बाद आप किसी भी सतह पे ले लें, वन पंजाब लेवल पे, वफाक लेवल पे, तो ये इलेक्शन उस चीज के दरमियान है। एक ही बयानिया है और वो ये है। और दूसरी एक और चीज देखें, ये मेजॉरिटी लोग जो, बल्कि सारे लोग, कुछ आजाद जीते, कुछ पीटीआई के मेंबर थे और उन्होंने वोट दिए मुस्लिम लीग नून को, ठीक, और ये वो लोग हैं। और इस दफा इनके इधर उधर जाने में जो पंजाब में मुझे लगता है हर किसी ने इंडिपेंडेंटली फैसला किया। इमरान खान साहब बगैर सबूत के वो बातें कर रहे हैं
कि जिनका कोई वजूद नहीं है। बाकी जहां तक ये बात है कि जो हुकूमत के इलेक्शन है, जो मैंने डस्का और वजीराबाद भुगता था ना, उसका तो अशरे अशीर भी नहीं है। अगर बहावल नगर में लोड शेडिंग नहीं हो रही तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो रही। नहीं, बहावल नगर में हो रही है, उस सिर्फ उस हल्के में नहीं हो रही जहां पर इलेक्शन होना है। हाँ ठीक है ना, जहाँ पर नहीं हो रही, मुझे नहीं पता कि फीडर या सब डिवीजन ये इस तरह नहीं होती डिवाइडेड। अगर उस हल्के में नहीं हो रही और उस हल्के के लोगों को आसानी हो रही है तो इसमें तो कोई काबिल एतराज बात नहीं है ना कि आप ये कहें कि जी ये रिगिंग कर रहे हैं। तो जो मैंने डस्के में और वजीराबाद में देखा वो पुलिस अफसर के जिम्मे था। अल्लाह का शुक्र है हमारे इस इलेक्शन में आपको कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आएगी। बाकी हुकूमत के होते हुए जो भी हुकूमती पार्टी होती है उसको जो भी एज होता है और वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत से ज्यादा जो एज है ना वो इस वक्त ये है कि लोगों ने ये डिसाइड करना है, क्योंकि जो लोग हमारी तरफ आए हैं उनको अपने हलकों में वो उनको बताना है ना कि वो क्यों गए हैं। वो जो कैंडिडेट है वहां के वो बताते हैं कि हमने ये इनका साथ क्यों छोड़ा। और उसके अलावा मुल्क में जो एक सर्कस लगी हुई है तो ये चीज लोगों को नजर आ रही है कि इस वक्त। अच्छा सायरा साहबा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो नून लीग में आ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको फंड्स भी दिए, उन्होंने अपने हल्के में काम भी कराए और इसके बावजूद वो वहां पर आ गए हैं। तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं नेचुरली कि आपने तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ा है। तो आपके ख्याल में जो इमरान खान कहते हैं कि जी लोग पूछेंगे कि जी आपने वो जो लफ्ज इस्तेमाल होता है मैं नहीं करना चाहता कि आप क्यों आपने अपना मौक़िफ़ चेंज किया, तो ये चैलेंज नहीं है। एक तो मेरी गुजारिश सुने कि जो लोग आजाद जीत के आए थे जी और उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, उनको आप लौटे नहीं कह सकते। उन्होंने उस वक्त हुकूमत में शामिल हुए कि हमें बेनिफिट मिलेंगे। एक चीज मैं वाजे कर दूं कि जो हल्के के फंड हैं और हल्के के थोड़े बहुत काम हैं वो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब आप इसको एक बिगर सिनेरियो में मुल्क की सियासत में देखते हैं तो ये एक बहुत छोटी चीज होती है। सही। जो लोग मैं आपको क्या बातें बताऊं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पंजाब असेंबली के और भी शायद 10-20 अरकान ऐसे होते कि जिनको इधर से गो अहेड मिलता तो वो इधर आ जाते। लोगों को अगला जनरल इलेक्शन नजर आ रहा है, लोगों को ये भी नजर आ रहा है कि कौन सी पार्टी में रहते हुए हम अगला इलेक्शन जीत सकेंगे, कौन सी पार्टी है जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। मुझे 50 करोड़ अपने हल्के के लिए मिलता है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो मुल्क नहीं चला सकेगी। तो ये जो बात है ना, ये कई दफा अपने इंडिविजुअल्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हट के जब आप इसको एक लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो आप फैसले करते हैं। सही। और मुझे ये लगता है कि जो मेन दो ग्रुपों ने अभी बात हो रही थी कि वफाक की हुकूमत किस पे खड़ी है, हमारी इनकी हुकूमत पे किस पे खड़ी थी, ये आज इनको इतना दुख हो रहा है। इमरान साहब को लगता है कि किसी ने बनी गाला का घर उनसे छीन दिया है, जो उनके बाप दादा की मिरास थी, जो साबका हुकूमत थी वो भी इन इत्तेहादियों। सही है। एक तखसीस आपने की है, आपने कहा कि जो लोग आजाद लड़े थे और तहरीक इंसाफ में आए थे और अब छोड़ गए हैं उनको लौटे नहीं कह सकते। हाँ, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े थे उनको कह सकते हैं। आलिया साहबा इसका जवाब दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं वापस आ रहा हूँ जी। दोबारा खुशामदीद। आलिया साहबा, ये जो आप मुनहरिफ होने वाले तमाम लोगों को लूटा कहते हैं उस पर सायरा अफजल तारड़ का मौक़िफ़ यह है कि जो आज़ाद लड़े थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने अपनी सपोर्ट दी थी तो वो वापस चले गए, उनको आप लौटा कैसे कह रहे हैं, वो तो आपके थे ही नहीं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ज़रा बस मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। आपको पता है बाई इलेक्शन कब होता है? कहीं पर भी बाई इलेक्शन तब होता है जब किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाए। इस दफा क्या हुआ है, बाई इलेक्शन क्यों हो रहा है? जब किसी के ज़मीर मर जाए ना तो इस दफा पहली दफा बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो इन सारे जो मुनहरिफ, इसके अलावा भी होता है ज़िमनी इलेक्शन कई वजूहात के बिना पर होता है, कोई रिजाइन कर दे, किसी की डिग्री जाली निकल आए, कई वजूहात हो सकती है। नहीं है अभी तक, अभी वो डिग्री शिग्री छोड़े ना, अभी तो इसी वजह से हो रहा है कि इनके ज़मीर मर गए थे। दूसरी बात आपने की कि ये धांधली, मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक PMLN ने कोई काम एम्पायर के बगैर किया है? ये आपको तो ये क्या, इनके बारे में तो मशहूर है कि वकील नहीं जज करते हैं, ये सहाफी नहीं, ये पूरा उन्होंने हवाला दिया ना डस्का का भी, उन्होंने कहा कि जो डस्का में हुआ था उसके मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे।
सुन तो ले। ये कौन है? ये कौन सा हर दफा उंगली पकड़ कर ही आए हैं ना, हर दफा बैसाखियों पर ही आए हैं ना, कौन सा अपनी मर्जी से कभी आए हैं ये, और कौन सा अवाम के उससे आए हैं? हमेशा इनकी क्या वो है और इन्होंने क्या करना है। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं, ये आप धांधली करें, धांधला करें, अवाम का एक ही फैसला है। अगर तो उस दिन अवाम निकल आई और जो हमारा टर्नओवर है वहां पर मैक्सिमम हुआ, तो मैं आज आपको बता रही हूं ये किसी सूरत कहीं से भी नहीं जीत सकती। अभी जंग की बात करी थी ना, क्यों जाकर अता तारड़ को बैठकर सारे SHOs की जिम्मेदारी लगानी पड़ी? वहां SHOs की जिम्मेदारी लगी हुई है पूरे पंजाब के अंदर के इतने इतने वोट, इतने इतने पोलिंग स्टेशन से तुमने लेने हैं। कैसे ये हमारे उम्मीदवारों को कॉल करके क्या हुआ था? किस चीज का डर है इनको? किस चीज का डर है? सुन लेना सर, सुन तो लेना। मसला सारा ये नहीं है। मसला तो वजीराबाद में हम कैसे जीत गए थे, सियालकोट में हम कैसे जीत गए थे। अवाम इनको इस वक्त मुस्तरद कर चुकी है। जो मर्जी ये यहाँ आकर कहानियां सुनाएं, जो मर्जी टीवी पे बैठकर ये बातें करें, सबको पता है कि इनके क्या हालात हैं। ये नहीं निकल पा रहे अपने इलाकों के अंदर, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो भी करें, ये सोशल मीडिया का जमाना है। मैं यहाँ पर मैं हलकों में निकल रही हूँ, लाहौर के अंदर जितनी रिजेंटमेंट है, यानी जब लाहौर इनका इक्तदार है, वो जिसे कहे ना तख्ते लाहौर इनका लरस चुका है। GT रोड की ये पार्टी रह गई थी, तख्ते लाहौर में इन्हें सबसे बड़ा डेंट पड़ने वाला है। मैं आपको आज बता रही हूँ, चारों की चारों सीटें PTI लाहौर से क्लीन स्वीप करेगी। मैं चारों हलकों में लग गई हूं, मैंने लोगों के सेंटीमेंट्स देखे, बड़े बड़े PMLN के सपोर्टर, बड़े बड़े सपोर्टर वोटर असद खोकर की सीट समेत आप कह रही हैं चारों सीटें विन करेंगे। मैं असद खोकर की सीट समेत आपको कह रही हूं। मैं आज सुबह, मेरा माली उस इलाके का है और वो मैं हैरान हो गई हूं कि मैं उसके गांव में आज गई हूं और उसके गांव वालों ने ये कहा कि मालियों के असेसमेंट में आप जो है ना वो पूरे हल्के की असेसमेंट मत करें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं मालियों के असेसमेंट के ऊपर नहीं करी, मैं आम बंदे के असेसमेंट के ऊपर करी हूं। जो आम बंदा उस इलाके का वोटर सपोर्टर है। सिर्फ लास्ट बात जो मैंने करनी है, इन्होंने कहा मेरास की इन्होंने बात की, तो मैं आज आपको बता दूं, पाकिस्तान इमरान खान की मेरास है, वो पाकिस्तान खान है और इस वक्त वो बनी गाला या इक्तदार की जंग नहीं लड़ रहा, वो जंग लड़ रहे पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की बका की। ये जो शब खून मार के पाकिस्तान को लेकिन ये बात जो इन्होंने खंजर के गांव एकता 4 में बैठे हुए एक अनपढ़ आदमी को बिठानी है जिसकी गली नहीं बनी, ये उसको समझानी है आपने बात ये वाली। ये इसलिए ये कोई आसान मैं आज आपको बता दूं, सब भूल जाए। मुझे ये बताइए, गलियां नालों से लोग आगे निकल चुके हैं बस। जी बेलवी साहब, गलियों नालों से सर देखिए, मैं भी, हम भी और आप भी इसी जगह पर सहाफत करते हैं। मैं अभी हलकों में 2-3 हफ्ते से मुसलसल हलकों का विजिट करके आ रहा हूं। डायनामिक्स बहुत सारे हैं जिस पर इलेक्शन होने हैं, किसी एक चीज पर नहीं होने, किसी एक बयानिया पे भी नहीं होने। ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, लेकिन बहरहाल मुकाबले का हर हल्के में अलग मुकाबला है और सिचुएशन अलग है। लेकिन सर मुझे बताइए कि परवेज इलाही साहब ने क्या सोचकर 22 वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया? आपको लगता है कि परवेज इलाही को लगता था कि जी तहरीक इंसाफ की सीटें निकाल लेगी 15, या परवेज इलाही को लगता है कि वो खुद भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं? उनको अपनी स्ट्रेंथ क्या नजर आ रही है? देखिए, कोई भी सियासतदान इलेक्शन से तो भागता नहीं है। चौधरी साहब को एक अच्छा मौका मिला है। ये सीटें बहरहाल PTI की हैं, फिर चौधरीयों के अपने रिसोर्स भी हैं और ये मेरा ये ख्याल है कि चौधरी वेल कनेक्टेड लोग हैं और पूरे पंजाब की सियासत को समझते हैं। तो इसको नून लीग के बुलंदबांग दावे अपनी जगह, हुकूमत में भी हैं, वो भी टालेंगे। लेकिन ये इलेक्शन यकीनन चौधरीयों और PTI के लिए इसलिए अहम है कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, यानी अपनी सीटें वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये फिर नून लीग को कह सकते हैं कि जनाब, और खास तौर पर कि बहुत बड़ा सबक उन लोगों का होगा जिन्हें आप लोटा कहते हैं, कि वो इस तरह सियासी वफादारियां अपनी तब्दील न करें इक़्तिदार के 4 साल तक मदे लूटने के बाद। जी असद सही है। सायरा साहब, आपको कैलकुलेशन की है नून लीग ने कितनी सीटें आप निकाल पा रहे हैं? चूंकि आप खुद हलकों में मौजूद हैं, कुछ कैलकुलेशन हुई होगी? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला हमें ये लग रहा है कि जो सारी सीटें हैं उनमें से 20 में से 2-3 सीटें ऐसे हैं कि जिन पे टफ कंपटीशन है, और बाकी ये है कि कई वो 2-3 कौन सी हैं जहां पर आप टफ कंपटीशन समझती हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं जो मुझे थोड़ा लगा है। देखिए, कई हमारे इसमें हल्के ऐसे हैं कि जहां धड़े की सियासत है, ठीक है,
और इसमें मेजॉरिटी जो है वहाँ पार्टी का ये जो कह रही थी कि इमरान खान घर घर पहुंच गए और ये, मैं अब क्या बताऊं आपको कि वहाँ पे क्या हालात हैं। वहाँ पे बिल्कुल इलेक्शन के करीब ग्रुप्स बनते हैं और उस पे सियासत चलती है। सही। दूसरी चीज मैं यहाँ वाजे कर दूं कि जैसे लोधरा में अब जो कांजू ग्रुप है वो नून लीग के उम्मीदवार को ही सपोर्ट नहीं कर रहा, नजीर खान को, उन्होंने अपना आजाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया रफीउद्दीन बुखारी। तो ये धड़ों की सियासत बिल्कुल इस तरह से इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरा मैं वाजे कर दूं कि अताउल्लाह तारड़ जंग में लॉ एंड ऑर्डर के लिए गया था। उसकी जो ये कह रहे हैं कि SHO की ड्यूटी, मेरी बहन SHO की ड्यूटी कैसे लगती है, ये तो साबित हो गया ना। ये तो डस्का और वजीर के बाद साबित हो गया। ठीक है, और वहां पे चलें, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सायरा, खत्म हो गया मेरे पास। तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।